नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। लास्ट वीडियो आपको काफ़ी लेट मिला है, उसके लिए सॉरी। और लास्ट वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे उन्हीं क्वेश्चंस के आगे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब तक आप याद नहीं करोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहे होंगे, या बन रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप याद कर लो, जो मैंने इस साइड में 2-3 क्लासेस पहले ड्रॉ कर रहा था लगातार मैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने ड्रॉ कर ली होगी। ठीक है, तो चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल थीटा इफ या व्हेन, जो भी आप बोलना चाहो क्योंकि दोनों कंडीशनल है। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के पहले सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये एक्यूट एंगल क्यों लिखा है, एक्यूट एंगल क्यों लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जिसपे हमारी चर्चा चल रही थी वो हमारा आया था, आपको अगर याद हो तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3 आया था। फिर यहाँ से हमने tan की दो वैल्यू निकाली थी। एक तो हमारे पास आया था tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3 और एक वैल्यू आई थी tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। वहां से हमने tan थीटा की 30 डिग्री वैल्यू निकाली थी और एक से माइनस जो वैल्यू आ रही थी, तो वो हमने कहा था हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे होंगे तब हम वो चीजें आपको बता रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आओ इस कंडीशन पे, हमको यहाँ एक्यूट एंगल थीटा दिया है। सबसे पहले आपको एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में या एक ट्रायंगल में, आप कुछ भी बोलना चाहो, अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो या इन जनरल समझो किसी भी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है थीटा एंगल है, अब थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि भैया जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। तो बात आती है कि क्या सर जो थीटा है वो 0 डिग्री हो सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या 90 डिग्री हो सकता है थीटा की वैल्यू, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल फिर कौन सा बनता है, फिर ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो कंडीशन क्या होगी जरा देखना ध्यान से। ये मैंने ट्रायंगल लिया था जो, अब देखो ये थीटा था, अगर इसको 0, देखो अगर इस थीटा को मुझे बड़ा करना है, 90 करना, तो मैं क्या करूंगा, जो ये वाली साइड है इसको मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरफ से। अभी देखो ये बना रही है, अगर मुझे इसको 90 करना तो मुझे इसको इस तरीके से लेके आना पड़ेगा, तब ये पूरा 90 बन रहा होगा। अगर मुझे एंगल और कम करना है, पहले मैंने एंगल बढ़ाया, अब अगर मुझे एंगल कम करना है तो मुझे इस वाली साइड को, ये वाली जो बेस साइड है इसके पास लेके आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पास लाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एंगल कम होता जाएगा। भाई ये मान लेते हैं टोटल एंगल 60 डिग्री था अगर जो, तो ये बच रहा होगा मान लेते हैं 50 डिग्री, ये बच रहा होगा 30 डिग्री, ये बच रहा होगा 15 डिग्री। अब अगर इसको और पास ले आओगे तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, मतलब ऐसी आएगी केवल। और इस कंडीशन में थीटा क्या होगा, 0। तो भाई साहब अगर ये थीटा 0 हो गया इसका मतलब ये ट्रायंगल तो बचा ही नहीं, बात समझने की है कि जब ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के ओवरलैप जब ओवरलैप कर लिए तो बचा क्या, केवल ये साइड बची बस। देखो ना, मैंने इसको नाम दिया था ABC, एक ट्रायंगल था। अब मैंने अगर थीटा को 0 ले लिया, अगर थीटा को मान लेते हैं 0 डिग्री ले लिया मैंने, तो क्या होता, देखो जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती। क्यों करती, मैंने आपको अभी समझा दिया ये चीज। तो अब देखो ये तो ओवरलैप कर गई, मतलब कि जो AB है वो ही क्या है, BC है ना, जो AB है वो ही क्या है, BC है, एक दूसरे को ओवरलैप कर गई। ठीक है, तो अब है क्या, केवल ये साइड बची, सॉरी इसको मैंने AB नहीं, इसको ऐसे लिखो, जो ये साइड थी BC, जो BC थी, BC के ऊपर ही क्या ओवरलैप कर गई, BA। ठीक है भाई, इस BC साइड के ऊपर यही BA तो ओवरलैप कर गई। ये जो B वाला पॉइंट था, B को सेंटर पॉइंट मान के इसको और पास लाते गए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे C और A एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। तो जब C और A एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे,
ठीक है। तो ये कुछ केवल और केवल एक क्या बन रहा होगा, एक ट्रायंगल बन रहा होगा, केवल सॉरी एक एंगल बन रहा होगा बस आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ वाला जो एंगल था, वो जो थीटा एंगल था, वो तो आपने जीरो कर दिया, वो तो आपने जीरो कर दिया। तो जब जीरो कर दिया तो ये वाली साइड तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो अब तो ये केवल एंगल बचा, अभी ये ट्रायंगल नहीं बचा, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि 0 डिग्री क्यों नहीं ले सकते, 90 क्यों नहीं लेना। मैंने आपको बता दिया कि अगर 90 ले लोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज था वो भी देख लो एक बार जरा। ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज ये था कि 90 डिग्री क्यों नहीं ले सकते, ये समझो जरा। तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री तो ऑलरेडी होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री तो ऑलरेडी होता है। और हमको जैसा कि मालूम है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो जब तीनों का 180 डिग्री होता है, ये 90 दिया है, अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा माना था, फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री ही ले लेता हूं, प्लस ये वाला एंगल मैं अल्फा मान लेता हूं, प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री आना चाहिए ना, क्योंकि तो हमको बचपन से पढ़ाई जाती है प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब ये 90 हो गया, इस थीटा को मैंने 90 मान लिया और ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया, तो तीनों का सम बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये तो आ रहा होगा 180 प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। 180 से 180 कट रहा होगा, अल्फा बराबर 0 डिग्री आ रहा होगा। और फिर मैंने आपसे कहा अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 0 हो गया, मतलब वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाया ट्रायंगल की, ठीक है। अब चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये समझ गया होगा कि एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, ठीक है। और जो एक्यूट एंगल है, इसको लिखने से हमें कौन सी कंडीशन याद रखनी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्यूट एंगल लिखा है, इसका मतलब सर वो बोलना ये चाह रहा हमसे कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी होगी बट 90 डिग्री से छोटी होगी, हमसे ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अब चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। अगर मैं होता तो किस तरीके से अप्रोच करता, जैसे कि लास्ट जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें तो ऐसा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी नहीं आए, तो उसमें तो केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया था। तो इसको अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, इसको अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। पहला अप्रोच ये है कि आप ये जो देखो, ये जो फंक्शन लिखा है इस पूरे को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या काम करो, ये जो फ्रैक्शन है, मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये वाले फ्रैक्शन को पूरे को इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है। एक तरीका क्या है कि हम ऐसा इसमें कुछ करें जिससे जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो केवल एक बचे, वो केवल एक बचे। एक बचने का मतलब ये है कि जैसे साइन और कॉस है, तो हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड, कुछ प्लस माइनस करके क्या ऐसा कर सकते हैं कि केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए। जैसे कि हम इसको क्या 10 के फॉर्म में ला सकते हैं, हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसको 10 के फॉर्म में ला सकते हैं, या 10 नहीं तो क्या कॉट के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। देखो कैसे करेंगे अपन इसको। अब 2 चीजें हैं अपने पास, या तो इस पूरी इक्वेशन को हम कॉस से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को भी और कॉस से डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर को भी, या फिर हम साइन से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें और साइन से डिनोमिनेटर को भी कर दें। चलो हम पहले साइन से कर दें, हम पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय, साइन थीटा से किया ना अपन ने, डिवाइड बाय साइन थीटा लिखो। कॉस से भी कर सकते हो, कॉस से भी आंसर सेम आएगा, डिवाइड बाय साइन थीटा लिखा, ये होल डिवाइड में चल रहा होगा, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा होगा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा। देखो कोई फर्क नहीं आ रहा होगा, क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों फर्क नहीं आ रहा होगा। देखो अगर इस फ्रैक्शन को आप ध्यान से देखते तो ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा लिखा है, फिर आप डिवाइड का साइन लगाते, ये फ्रैक्शन लिखते कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा, ये ऐसा लिखते आप। फिर क्या करते, डिवाइड का साइन जब हटता तो किसका साइन आता, मल्टीप्लाई का, तो ये आता कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में क्या आता, साइन थीटा। यहां पे डिवाइड के साइन से मल्टीप्लाई का साइन आता, ये डिजिट रिवर्स हो जाती, फिर देखो ये कट रहा होता, तो अल्टीमेटली आपका न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको भी पूरे फंक्शन को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। अब देखो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या, अब इसको डिवाइड करने से क्या हुआ, इसको
को डिवाइड करने से क्या हुआ पहले वो देखो। अब इसको डिवाइड करने से हुआ क्या, अगले स्टेप में समझो इसको आप। मैं क्या करता हूं, इस साइन थीटा को इसके नीचे भी कर देता हूं, इसके नीचे भी कर सकता हूं। जैसे मैंने कहीं लिखा है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय, अगर मैंने a लिखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। ये तो मुझे मालूम है क्योंकि कॉमन का एलसीएम a है, तो मैं इसको सेपरेट सेपरेट कर सकता हूं, तो वही करने जा रहा हूं। तो मैंने यहां लिखा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड में, यहां कितना जाएगा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इतना तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में समझना जरा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप पे देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है टेन थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, टेन थीटा। नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है भाई, टेन थीटा का मैंने जो फॉर्मूला देखा था वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और जब कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो लिख दो कॉस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा लिख दो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको क्या कर दूंगा, जो कॉस अपॉन साइन लिखा है इसको कर देंगे अपन कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। ये कट के तो 1 आ रहा होगा -1 डिवाइड बाय, ये आ रहा होगा कॉट थीटा प्लस 1 बराबर कितना, इक्वल्स टू चल रहा होगा 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके इक्वल लिख लेना 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। इसके इक्वल लिख लेना 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है आगे। अब क्या करो, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस न्यूमरेटर को, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, कॉट थीटा -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 प्लस रूट 3 से, और इसका मल्टीप्लाई इससे जब करोगे तो 1 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा कॉट थीटा प्लस 1 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि इसको हम क्या नहीं लिख सकते थे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन से बिल्कुल हम बेसिक चीज़ समझने लग रहे होंगे, और बिलीव करो आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, एक एक कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ ऐसी आई है जो आपको दिक्कत दे सकती है आगे, या आपने नहीं पढ़ी है पहले, तो मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। भले पूरी क्लास में हमारा केवल एक क्वेश्चन हो, लेकिन हम उन चीज़ों को सारी की सारी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो बात आती है कि अगर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आप क्या कर सकते थे, पहले वो देखो। आप इसको ऐसा लिखते कॉट थीटा -1, ठीक है, इंटू ऐसा लिखते आप 1 प्लस रूट 3। तो आप ये तो यहां रहने देते, 1 इंटू 1 करते, मतलब -1 इंटू 1 करते 1, और प्लस रूट 3। तो बच्चों ये गलत है, पूरा ये गलत है। ठीक है, या आप क्या करते, या आप इसको ऐसा करते कि कॉट थीटा -1 इंटू 1 प्लस रूट 3, आप ऐसा कर देते, आप 1 का इससे और 1 का इससे मल्टीप्लाई करके प्लस रूट 3 लिखे रहने देते। ये भी गलत है। तो हमेशा याद रखना ये पूरा एक फ्रैक्शन है, ये पूरा एक बोलना चाहिए एक पूरा एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो पूरे डिनोमिनेटर का पूरे इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि 1 से कर दिया या रूट 3 से कर दिया, दोनों से करना पड़ेगा। तो हमेशा बेटर ये होता है कि आप क्या करो, इनको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख लिया करो, इनको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया करो। जब ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लोगे ना तो गलती की जो भी गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया, तो अब देखो मुझे कितनी आसानी से ये चीज समझ में आ गई थी कि मुझे इसका इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे भी, सिमिलरली इसका मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका और इससे, और सेम कंडीशन यहाँ पे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मल्टीप्लाई करने का बेसिक रूल क्या है कि भाई साहब ये जो cos थीटा लिखा है इसका मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी cot थीटा, फिर ये जो cot थीटा इसका मुझे रूट 3 से करना है, सिमिलरली -1 का इससे करना है, -1 का इससे करना है। सेम कंडीशन यहां पे फॉलो होती है कि 1 का मुझे cot से करना है, 1 का मुझे 1 से करना है, -√3 का मुझे cot से करना है, और -√3 का 1 से करना है। ठीक है, तो देखो क्या आता है, जब cot का 1 से किया तो cot थीटा इंटू 1, तो cot थीटा ही आएगा। फिर उसका जब इसका इससे किया रूट 3 से, तो आ रहा होगा आपके पास प्लस रूट 3 कॉट थीटा। माइनस का जब इससे किया तो -1 आया, माइनस का जब इससे किया तो -√3 आया।
इक्वल्स टू 1 का जब कॉट से किया तो कॉट ऑफ थीटा आया, 1 का जब 1 से किया तो +1 आया, -√3 का कॉट से किया तो -√3 कॉट थीटा आया, और -√3 का जब 1 से किया तो -√3 आया। अगर दिखाई ना दिया हो तो मैंने बता भी दिया कि -√3 आया। अब देखो अगले स्टेप में क्या करते, अब आप देखो कि आप ये जो माइनस वाला कॉट, ये वाला जो -√3 कॉट थीटा है उसको इधर ले आओ, इसको इक्वल के इस तरफ ले आओ, इस वाले कॉट को इस तरफ लेके चले जाओ। या अगर आपको ये सब भी समझ में नहीं आता तो क्या करो, जहां जहां कॉट लिखा है, जहां जहां कॉट लिखा है उनको इक्वल के एक तरफ ले आओ, उनको इक्वल के एक तरफ ले आओ, और जितने भी कांस्टेंट टर्म है, जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वल के राइट साइड ले जाओ। क्या मैंने बोला, जो भी कॉट वाले टर्म है या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले टर्म है उनको सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो चलो करो, ये तो कॉट थीटा वैसे का वैसे रहेगा, प्लस √3 कॉट थीटा, √3 कॉट थीटा, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कॉट लाओगे तो माइनस ऑफ कॉट थीटा, यहां से लाओगे तो प्लस √3 कॉट थीटा इक्वल्स टू, यहां से 1 माइनस वाला जब इधर जा रहा होगा तो +1 आएगा, प्लस √3 आएगा, ठीक है। और ये वाला 1 यहां लिखा था ऐसे ही लिखे रहने दो, और माइनस ऑफ √3, ठीक है। अब देखो ये -√3 ये +√3 कैंसिल हो रहा होगा, उसके बाद ये वाला कॉट थीटा, ये वाला कॉट थीटा कैंसिल हो रहा होगा प्लस माइनस से। अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखो √3 कॉट थीटा, और यहाँ पे भी क्या है √3 कॉट थीटा, तो इसका एडिशन आ रहा होगा 2√3 कॉट थीटा बराबर कितना आ रहा होगा 1 + 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है। 1 + 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा होगा, तो √3 कॉट ऑफ थीटा बराबर कितना आ रहा होगा 1। इसके बाद तो मैं एक्सप्रेशन यहां कर देता हूं, यहां कर देते, यहां पे जगह खाली थी अपनी, देखो इसके बाद का यहां कर देते हैं। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो ये आया है कुछ कि √3 कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 आया है। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। फिर मुझे अगेन ये 1/√3 दिखा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 1/√3 होता है पर्टिकुलर एंगल पे। तो मुझे याद आना चाहिए केवल कॉट, क्यों, क्योंकि 10 याद नहीं आना चाहिए, अगर 10 आएगा तो कट नहीं पाएगा ये, तो मुझे कॉट याद आना चाहिए। और कॉट की किस वैल्यू पे 1/√3 होता है, कॉट की किस वैल्यू पे 1/√3 होता है, तो आप लिखेंगे, यहां लिखा कॉट थीटा, और यहां क्या लिखेंगे कॉट ऑफ किस पे होता है √3, 1/√3। देखो 10 30 पे कितना होता है 1/√3, ठीक है, और 10 60 पे कितना होता है √3। तो सिमिलरली कॉट ऑफ 60 डिग्री पे होता है 1/√3, ठीक है। कॉट 60 पे होता है, क्योंकि ऐसे डायगोनल चलते हैं ना एक दूसरे के, देखो मैं भी समझा दूंगा आपको, डायगोनल चलते हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, एक दूसरे के डायगोनल चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ रहा होगा, यहां से होगा थीटा बराबर कितना होगा कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट से कॉट कट गया होगा, तो आपके पास जगह की कमी है अपने पास, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा 60 डिग्री, ठीक है। और देखो ये इस रेंज में लाई भी कर रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेंथी था, बट कुछ चीज़ें मुझे बहुत सारी आपको समझानी थी इस क्वेश्चन के थ्रू, इसलिए मुझे टाइम लगा, अदरवाइज आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते थे। अगेन करने का अप्रोच देखो यही रखना पड़ेगा आपको, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए थे साइन और कॉस, तो आप इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, एक्चुअली कर पा रहे होगे, लेकिन क्या अपन ने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है, अपन ने भी एंगल का कन्वर्जन नहीं पढ़ा है। अगर अपन ने एंगल का कन्वर्जन पढ़ लिया होता तब हम इन चीज़ों को आसानी से कर पा रहे होते, लेकिन अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले इसको 10 या कॉट में कन्वर्ट कर लो। आप मतलब 10 या कॉट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, या तो आप कॉस से डिवाइड कर दो या साइन से डिवाइड कर दो, तो मैंने फिलहाल यहाँ साइन से किया था, आप चाहो तो कॉस से भी कर लेते, कॉस से भी सेम आंसर आता, ठीक है। नोट हो गया। फिर चलो अगला क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे अपन।
तो चलो अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इफ x इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट कि साइन ऑफ x बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। मतलब लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बराबर है, हमको ये प्रूव करना है। किस एंगल पे, 30 डिग्री पे। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे tan ऑफ 2x बराबर दिया गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। मतलब ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है पूरा का पूरा। तो अगेन मुझे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को क्या प्रूफ करना है, बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, किस एंगल पे, 30 डिग्री पे। बराबर है कि नहीं मुझे चेक करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप अलग से लेफ्ट पार्ट सॉल्व करो, अलग से राइट पार्ट सॉल्व करो। फिर उसके बाद अगर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बराबर आ रहे हैं दैट मीन्स कि हमारा आंसर सही है, हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो, टेकिंग लेफ्ट पार्ट, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। थीटा कितना है, सिंस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो साइन कितना आ गया, साइन 30। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, या नीचे लिखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 1/2। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो 1 माइनस कॉस 2x/2। अब x की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइड में 2। तो यहां जब सॉल्व कर रहे होगे 2 इंटू 30 कितना होता है, 60। तो 1 माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइड में 2, डिवाइड में 2। अब देखो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2। अब देखो अभी क्या लिखा है, ये 1 लिखा है। 1 से जब आधा जाएगा, 1 से जब आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बच रहा होगा, मतलब 1/2 भी बच रहा होगा। और डिवाइड में 2 लिखा था, तो जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 1/4 आ रहा होगा। और 1/4 इसका मतलब क्या होता है कि √1 डिवाइड में √4। और √1 तो 1 ही होता है और √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, 1/2। राइट हैंड साइड बराबर कितना आया है, 1/2 है ना। राइट हैंड साइड भी कितना आया, 1/2। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस फॉर थीटा LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मतलब थीटा वैल्यू पे, थीटा जो हमको वैल्यू दी थी x की, उस पे हमारा लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सोल्यूशन था। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को, दूसरे वाले क्वेश्चन पे जब आ रहे होगे तब यहां पे देखो सेम अप्रोच की तरफ लेके जाओ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लो, लेफ्ट हैंड साइड पे लो तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी थी। तो कितना आया, tan ऑफ 60 डिग्री। और tan 60 कितना होता है, 1√3 होता है। tan 60 कितना होता है, √3। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, √3। अब हम राइट साइड की तरफ अप्रोच करते हैं, तो राइट हैंड साइड अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस, इसको लिखेंगे आप tan 30 का होल स्क्वायर। अब कितना है, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। 2 इंटू 1/√3 डिवाइड में 1 अपॉन। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तब क्या आ रहा होगा, देखो 2 इंटू 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, डिवाइड में √3 होल डिवाइड में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो आगे, इसके नीचे तो 1 लिखा है, तो देखो इसको अपन यहाँ करते हैं इस वाले पार्ट में। अब देखो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा है कि 2/√3 डिवाइड में 1/1 माइनस 1/3 लिखा है। अब सबसे पहले दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम जब ले रहे होगे तो एलसीएम कितना आ रहा होगा, इनका एलसीएम आ रहा होगा 3। 1 को जब 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस जब 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, और ऊपर तो कितना चल रहा था 2/√3,
तो कितना आया 2/√3 डिवाइड में देखो 3 × 1 3, 1 × 1 1, 3 - 1 2, 2/3 आया। अब देखो क्या लिखा है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है 2/√3 डिवाइड बाय 2/3 ये लिखा है। अब मुझे मालूम है डिवाइड का साइन जब हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, और जो डिवाइड के जो राइट साइड नंबर लिखे होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो ये हो रहा होगा 3/2, 2 से 2 कट रहा होगा, बट यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन अब ऐसा आ रहा होगा कि 3/√3 आ रहा होगा, ठीक है। बट अब अगर हम ध्यान से देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या लिखा है, 1√3 केवल लिखा है, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, 3/√3 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर 2 लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो √2 × √2, कहीं पे अगर 3 लिखा है तो इसको लिख सकते हो √3 × √3, है ना। ये लास्ट क्लासेस मैंने आपको बताया है। तो आप 3 को इस क्या लिख लो, √3 × √3 लिख लो, डिवाइड में √3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास RHS क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, √3। तो आप लिखोगे सिंस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी √3 आया है, राइट हैंड साइड भी √3 आया है, सिंस फॉर एंगल थीटा बराबर जो 30 डिग्री था, LHS बराबर RHS, है ना, मतलब हेंस वेरीफाइड, मतलब ये क्वेश्चन जो है थीटा की 30 डिग्री पे वेरीफाई हो रहा है, मतलब लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बराबर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमारी जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की लास्ट क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन अभी, लास्ट क्लास हमारी जो है वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर होगी, उसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।